उसमें आती है गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, एंक्राइड। हाँ, अभी 5-7 दिन पहले बुखार हो गया था। कर दें नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, एक बार बता रिपीट रहे हैं। कीजिएगा प्लीज। सिफिलिस, जी सर। यस। उपदंस नाम है इसका। हाँ, और एसटीडी डिसीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रहती है उसमें गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, कैंक्रॉइड, ये जो बीमारियां रहती हैं 4-5, तो वो बीमारियों की स्टडी अपन कर रहे हैं। उनमें एसटीडी, अलग अलग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और भी बीमारी के फैलने के कारण अपन इसमें देखेंगे, परंतु सिफिलिस देखते हैं अपन। इसको हिंदी में कहते हैं उपदंस, और उसी की स्टडी अपन कर रहे हैं। जी सर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका जो ट्रेपेनोमा पैलिडियम नामक जो जीवाणु वायरस होता है वो ट्रेपेनिया पैलिडियम। प्रवीण प्रताप जी अभी है पढ़ा दें, फिर इसके बाद क्वेश्चन के लिए 10-15 मिनट का टाइम देंगे, तो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर यौन संपर्क से फैलता है। रोग एक दर्द रहित घाव के रूप में शुरू होता है जो आमतौर पर जननांगों, मलाशय या मुंह पर दिखाई देता है। जो लोग लेट शामिल हुए उनको बता दें कि सिफिलिस या उपदंस जिसको अपन बोलते हैं वो बीमारी पढ़ रहे हैं अपन, और ये एक गुप्त रोग के अंतर्गत आती है। गुड मॉर्निंग सर। गुप्त रोग विशेषज्ञ जो रहते हैं वो गुप्त रूप से गुड मॉर्निंग गुप्त रूप से इलाज करते हैं, और ये इसके जो है वो गुड मॉर्निंग इसका रिकॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर एसटीडीज में पेशेंट जो है वो बताता नहीं है कि उसको बीमारी हुई है, और डॉक्टर के पास जाता है जो गुप्त रोग विशेषज्ञ रहते हैं वो भी उसकी बीमारी को छुपाते हैं और किसी से नहीं बताते। इवन जो मेडिकल ऑफिसर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिकॉर्ड लेने आते हैं कि आपके यहाँ एसटीडी की कोई बीमारी के पेशेंट आए तो वो बताते नहीं, क्योंकि वो गुप्त रखने का ही पैसा लेते हैं। तो ये गलत बात है। अगर किसी को बीमारी है तो वो भी एक बीमारी है, गुप्त रोग भी, जिसको सिफिलिस कहते हैं, उसको बताना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि ये जीवाणु संक्रमण है और यौन संपर्क से फैलता है। ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी सिफिलिस से पीड़ित है और किसी के साथ संपर्क करता है, सेक्स संबंध बनाता है, तो ये उसको भी चली जाती है। एक दर्द रहित घाव के रूप में शुरू होती है, और जेनाइटल ऑर्गन जो रहते हैं मेल और फीमेल में, पेनिस और वेजाइना, तो उनमें ये घाव के रूप में प्रेजेंट रहता है जिसमें दर्द नहीं होता। और इसके अलावा ये मलाशय यानी एनल पे और मुंह पर भी देखा जा सकता है। होंठ के आसपास भी जो है वो छोटे छोटे घाव के रूप में मिलता है। इसकी फोटो हम लेक्चर के बाद प्रेषित कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, जैसे कल मीजल्स की डली होगी तो उसी तरह इसकी डाल देंगे। इसका कारण रहता है सिफिलिस का ट्रेपेनोमा पैलिडियम नामक जीवाणु रहता है, जो ट्रेपेनोमा पैलिडियम वो इसको फैलाने में मदद करता है। संचरण का सबसे आम मार्ग यौन क्रिया के दौरान संक्रमित व्यक्ति के घाव के संपर्क में होता है, और स्किन में अगर छोटा मोटा घाव हो, फटने से, उसके एब्जॉर्ब करने से, माइक्रोस्कोपिक रहता है ये ट्रेपेनोमा पैलिडियम, जो अपनी आंखों से, साधारण आंखों से नहीं दिखाई देता। फिर टेस्ट करते हैं तब अपन को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता लगता है कि इसमें पैलिडियम था, ट्रेपेनोमा पैलिडियम। सिफिलिस एक ही शौचालय, बाथटब, कपड़े या खाने के बर्तन उपयोग करने से, दरवाजे, घुंडी के से, स्विमिंग पूल, हॉट टब से आदि से नहीं फैलता। ये जो फैलता है उसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला रहता है इंटरकोर्स करना ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी सिफिलिस से पीड़ित है। दूसरा है ऐसी जगह शेविंग बनवाना जहां ऑलरेडी कोई
सिफिलिस का मरीज दाढ़ी बनवा के गया है और वहां पर जाके अपन नाई की दुकान पे दाढ़ी बनवा लें और वो ब्लेड का इस्तेमाल उसी ब्लेड से कर दें। ज्यादातर इस रोग को फैलाने के या स्किन डिसीज से चलते आजकल अवेयरनेस है, तो नाई के यहाँ जाके अपन देखते हैं कि वो ब्लेड चेंज करता है और फिर दूसरे व्यक्ति की दाढ़ी नई ब्लेड से बनाता है। परंतु ब्लेड चेंज हुई है, ब्लेड होल्डर थोड़ी चेंज हुआ। ब्लेड होल्डर जिसमें कि वो ब्लेड फंसाते हैं, उसमें अगर वो कीटाणु रह जाएं तो वो दूसरे में फैल सकते हैं। इसलिए अपन पेशेंट नाई को या जो शेविंग वाले उनको बोलते हैं अपन कि इसको पहले आप सैनिटाइज कर लो या उबलते पानी से डाल दो। तो उबलते पानी से निकालने से या सैनिटाइज करने से तो कीटाणु खत्म हो सकते हैं, पूरी तरह हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा ब्रश जिससे वो साबुन लगाता है या और भी जो उसके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो स्टेरिलाइज अगर नहीं है और किसी सिफिलिस वाले पेशेंट की शेविंग उसने किया है और उसके बाद वो आपकी शेविंग कर दे तो कीटाणु स्किन मार्क से जाने की संभावना रहती है। जहाँ भी खरोंच लगती है, चोट लगी हुई है, तो वहां से ये फैलता है। तो ये दूसरा कारण हुआ। पहला कारण अपन ने इंटरकोर्स का बताए थे कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाना, दूसरा असुरक्षित शेविंग करवाना, तीसरा ब्लड डोनेशन। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड जो है वो लिया जाए जो ऑलरेडी सिफिलिस से पीड़ित है, तो वो व्यक्ति के ट्रेपेनियम पैलिडियम जो है वो उसमें जा सकता है। और इंद्रपाल जी बता रहे हैं कि टैटू कैन कॉजेस, टाटू जो रहते हैं, टैटू मार्किंग या गुदना गुदवाना, ये तब संभव हो जाता है जब यदि मान लो सिफिलिस वाले व्यक्ति को ऑलरेडी टैटू किया है या नाक की नोज पिन चेंज करना, कान की ईयर रिंग करना, टैटू मार्क करना, तो पेनिट्रेटिंग अगर कोई एक्टिविटीज हुई है उसमें ही ब्लड का भी आ जाता है कि भाई डोनेटेड ब्लड किसी सिफिलिस वाले को लिया है, पेनिट्रेट किया है। दूसरी चौथी चीज आ जाएगी ये, पहला सेक्स संबंध बनाना, दूसरा असुरक्षित शेविंग करवाना, तीसरा इन्फेक्टेड ब्लड लेना और चौथा टैटू मार्किंग करवाना। ये बहुत फाइन है मगर फिर भी इसको अपन काउंट कर सकते हैं क्योंकि पेनिट्रेटिंग में लेप्रोसी और इस तरह की बीमारी फैलती है जो कि स्किन के इरोजन या चोट में एक से दूसरे व्यक्ति को पहुंचा देती है। जोखिम अगर अपन देखें तो और ज्यादा कैसे हो जाता है, तो असुरक्षित यौन संबंध में शामिल हूँ जिसमें कि कंडोम का या डायफ्राम का प्रयोग नहीं किया गया हो, कई पार्टनर के साथ सेक्स करना, एक से अधिक पार्टनर होना, मतलब कि वैश्यावृत्ति जिसको अपन कह सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में एक ही फीमेल या मेल जो प्ले बॉय रहते हैं वो अलग अलग संपर्क करते हैं, एक महीने में कम से कम 17 से 18 बार सेक्स करते हैं और उनके पार्टनर अलग अलग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी सिफिलिस रोगी का बीमारी जो है वो अन्य लोगों को भी फैल सकती है। इसके अलावा सोडोमी भी एक कारण रहता है। सोडोमी का मतलब होता है मेल टू मेल सेक्स करना एनल रूट से, तो वो सोडोमी भी इसका कारण हो सकता है। सिफिलिस कई चरणों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और इसके लक्षण तब उभरते हैं जब सेक्स करने के कम से कम 1 माह हो जाते हैं, लगभग 30 या 40 दिन बाद फिर इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसको जो है वो बांटा गया है 2 कैटेगरी में, प्राथमिक सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस इसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो प्राइमरी सिफिलिस के अंतर्गत देखते हैं अपन, ये सिफिलिस का पहला एक लक्षण है छोटा घाव जिसे कैंकर कहते हैं। घाव उस स्थान पर प्रकट होता है जहां से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी कहीं चोट लगी हो या कुछ हो तो उसमें प्रवेश करते हैं। जो लोग नई बुक से कंसर्न कर रहे हैं वो पेज नंबर 17 निकाल के देख सकते हैं। तो प्राथमिक सिफिलिस में वहां पर कैंकर्स बन जाते हैं जहां पर संक टाइप का छोटे छोटे चने की दाल बराबर दाने बन जाते हैं सेक्स मार्क पर, एनल
सेक्स कर रहा है तो एनल, एनस के आसपास, पेनिस के आसपास अथवा वेजाइना के आसपास छोटे छोटे चने की दाल बराबर कैंकर प्रकट हो जाते हैं, जहां से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश किया। जबकि उपदंश से संक्रमित अधिकांश लोगों में केवल एक ही विकसित होता है, कुछ लोगों में कई भी विकसित होते हैं। कभी कभी एक जो है वो डेवलप होता है जहां से कि जो कीटाणु उसने प्रवेश किया, और अगर चोट ज्यादा लगी है या सेक्स के समय वायोलेंस बहुत ज्यादा हुआ है, वायोलेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उठा पटक, कुछ लोग जो है वो सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा आक्रामित हो जाते हैं, तो उसमें कई फिर दाने आ सकते हैं। कैंकर आमतौर पर एक्सपोजर के लगभग 3 सप्ताह बाद विकसित होता है। 3 सप्ताह यानी कि कम से कम 20-22 दिन बाद वो गठान जो है वो दिखाई देती है छोटी सी। जिन्हें उपदंश होता है वो कैंक्रिक को नोटिस नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर दर्द रहित होता है, योनि या मलाशय के भीतर छुपा होता है, और 3 से 6 सप्ताह में अपने आप ये ठीक भी हो जाता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन की स्वेलिंग रहती है, तो वो अपने आप ठीक भी हो सकता है, परंतु कीटाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। ये प्राइमरी सिफिलिस के अंतर्गत आता है। जबकि सेकेंडरी सिफिलिस अपन देखते हैं कि दाने मूलतः कैंकर उपचार के कुछ हफ्तों के भीतर आते हैं और अपनी कॉलोनी बढ़ाने लगते हैं और पूरे शरीर को कवर करने लगते हैं। धीरे धीरे वो दाने बॉडी के अन्य पार्ट पे, पहले जेनाइटल के चारों तरफ वाले पार्ट, जिसको अपन पेरिनियम कहते हैं, जहाँ पर जेनाइटल पार्ट रहता है, पेनिस है या विजाइना है, वो पार्ट कहलाता पेरिनियम, जो कि वी शेप का होता है दोनों थाई के बीच में। तो पहले दाने वहां पर पूरा कवर करते हैं और फिर उसके बाद ये दाने वाट्स लाइक होते हैं, मसों के जैसे होते हैं और घाव के रूप में शरीर के अन्य पार्ट में भी फैलने लगते हैं। कुछ लोगों को बालों के झड़ने, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, गले में खराश, लिम्फ नोड में सूजन आदि का भी अनुभव होता है, और कुछ हफ्तों के बीच में ये उभरते हैं और फिर चले जाते हैं, उभरते हैं फिर चले जाते हैं, बार बार अपना रूप जो है वो बढ़ाते घटाते रहते हैं। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की इम्यून पावर के अनुसार। किसी का इम्यून पावर ज्यादा रहता है तो वो फिर से कि दब जाते हैं, और फिर जैसे ही इम्यून पावर कम होता है तो फिर उभार आता है। हमारे बॉडी का इम्यून पावर उस समय कम होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हों और उस मुकाबले में डाइट हमारी कम है। तो डाइट कम लेना और एक्सर्शन या काम अधिक करना, उसमें जैसे थकान की स्थिति, मस्कुलर स्पाज्म, लिम्फ नोड का उभार आना, ये सब चीजें प्रकट करते हैं, तो वो हमारा इम्यून पावर कम हो जाता है। तीसरा रहता है जो गुप्त सिफिलिस। गुप्त सिफिलिस में यदि आपको उपदंश का इलाज नहीं किया जाता तो रोग द्वितीय चरण से छिपे हुए लेटेंट सिफिलिस में चला जाता है। इसमें कोई लक्षण ज्यादा आते नहीं है और ये लेटेंट सिफिलिस के रूप में कई दिनों तक पड़ा रहता है, और इसको सिफिलिक टेंडेंसी या डायथिसिस कहते हैं। कुछ लोगों को देखे होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो निगेटिव आती है, कि ट्यूबरकुलोसिस उनको नहीं, परंतु वो लेन थिन खांसते रहेंगे, बिल्कुल दुबले रहेंगे, जीरो नाप की शर्ट पैंट पहनते हैं, और उनको कितना भी खिलाएं तो उनको लगता नहीं शरीर में। ऐसे दुबले पतले लोगों को कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस डायथिसिस। इसी प्रकार सिफिलिस में भी होता है कि पेशेंट को कभी सिम्टम आते हैं, कभी नहीं आते, हमेशा जो है वो सेक्स की बातें सोचते रहता है वो, और जब ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसकी मानसिकता भी चेंज होती है, और मेल है तो वो फीमेल्स के बारे में सोचता रहता है, फीमेल है तो वो मेल के बारे में सोचते रहती है। कोई ऐसा गठीला जवान दिखता है या लड़की दिखती है तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। ये उसके मेंटल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। तब अपन समझ जाते हैं कि इसको हो सकता है कि गुप्त सिफिलिस हो। वो पक्का नहीं है, जब तक कि आप उसके आगे इन्वेस्टिगेशन अपन कराएंगे, VDRL वगैरह, तब पता लगता है। परंतु इस तरह की अगर चेंजेस मानसिकता बनती है, वैसे तो अपोजिट सेक्स के प्रति सभी आकर्षित होते हैं, परंतु बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना उस बात को इंडिकेट करता है कि ये मेंटली किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। फिर आता है टर्सरी सिफिलिस।
उपदंश से संक्रमित लगभग 15% से 30% लोग जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उन्हें ये लेट उपदंश के रूप में जाना जाता है, जिसमें जटिलताओं का विकास होता है और मस्तिष्क, नस, आंखें, हृदय, ब्लड वेसल्स, यकृत, हड्डी और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो कंजेनाइटल सिफिलिस होती है, सिफिलिस के दौरान अगर मान लो फीमेल में प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके जो बच्चा है उसके जब दांत आना शुरू होते हैं तो दांतों में अंदर ऊपर के दांत और नीचे के दांत पहले आते हैं और ऊपर के दांत देखेंगे तो दांत के बीच में ऐसा गड्ढा सा दिखाई देगा, कॉनकेविटी कहलाती है। जो गड्ढा दिखाई देता है इसका मतलब ये है कि उसको कंजेनाइटल सिफिलिस है, पैदाइशी सिफिलिस उपदंश बीमारी है और ये उसमें उसके पेरेंट्स के कारण आई है। तो ये अपन कंजेनाइटल सिफिलिस में या टर्सरी सिफिलिस में देख सकते हैं, जो कई दिनों बाद, साल 2 साल या अगली पीढ़ी में इस तरह के सिम्टम आए। फिर आता है न्यूरोसिफिलिस। किसी भी स्टेज पर उपदंश मस्तिष्क और तंत्रिकाओं, खासकर आंखों की जो ऑकुलर सिफिलिस के अनुसार होता है, जिसमें आंखें धंस जाती हैं, हमेशा आंखों में कीचड़ बनने की प्रोसेस होती है, आंखों में जो है वो विजन कम हो जाता है और आंखें छोटी छोटी हो जाती है, वो न्यूरोसिफिलिस के अंतर्गत। साथ ही साथ उसके माइंड में भी परिवर्तन आता है और माइंड से वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, ऑफिस में हो या कहीं पे हो, मेमोरी लॉस और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाने के कारण वो परेशान रहता है। ऐसा सिफिलिस न्यूरोसिफिलिस के अंतर्गत आता है। फिर कंजेनाइटल अपन पढ़ चुके, इसमें अलग से भी दिया हुआ कंजेनाइटल का, जिन गर्भवती महिलाओं को सिफिलिस होता है उनके बच्चों को प्लेसेंटा के द्वारा ट्रेपेनोमा पैलिडियम जो इसका कीटाणु वो चला जाता है और अधिकांश नवजात शिशुओं में कोई लक्षण दिखाई नहीं लेते, परंतु हथेली, पैरों के तलुए पे दाने अनुभव होते हैं और उनकी कद काठी थोड़ा सा कम रहती है और ऐसी स्थिति में जो है वो अपन बता सकते हैं और दांत को देख के बता सकते हैं। अंशुमान श्रीवास्तव जी, हम क्वेश्चन के लिए टाइम देंगे ना आपको, पहले अपन स्टडी कर ले, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन अपन धीरे धीरे हल करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है और जल्द से जल्द हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब इसके इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं अपन। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट का VDRL टेस्ट कराते हैं। VDRL का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, विनरल डिसीज रिसर्च लैब या लेबोरेटरी। विनरल VENERAL, डिसीज DISEASE, रिसर्च RESEARCH और लेबोरेटरी या लैब LABROTARO है। VDRL टेस्ट के बाद इससे पता लग जाता है कि उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले लैब में जाके करते थे, अभी भी लैब में करते हैं, मगर इसके एलिजा टेस्ट या किट्स के द्वारा भी VDRL एड्स प्रेग्नेंट। हाँ, किसके VDRL? जी सर। हाँ, VDRL विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो विनरल डिसीज पहले ये STD विनरल डिसीज के नाम से जानी जाती थी, इसीलिए इसका टेस्ट अभी भी वही चलता है, विनरल डिसीज लेबोरेटरी या रिसर्च लैब VDRL। V जो है वो विक्ट्री वाला रहेगा। सेकेंड टेस्ट है इसका RPR, रैपिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट होता है और ये भी ब्लड से लिया जाता है। फिर तीसरा रहता है रैपिड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें और क्रोमिक की मदद से इसमें डार्क रूम में लाइट देखी जाती है। लाइट्स पे सब स्लाइड जो है वो उस पे विशेष प्रकार की लेजर लाइट डालते हैं और अगर सिफिलिस का ये कीटाणु ट्रेपेनियम पैलिडियम है तो वो अलग से चमकता है, तो वो इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है। इसके बाद जो कंफर्मेटिव टेस्ट में एंजाइम्स
इम्यूनो एसे टेस्ट, EIA, एंजाइम इम्यूनो एसे टेस्ट। फिर ट्रेपेनोमा पैलिडियम का अलग से टेस्ट होता है जो TPPA कहलाता है। TPPA, ट्रेपेनियमा पैलिडियम पार्टिकल्स एग्लूटिनेटिन एसे, इसका टेस्ट होता है। इतना सारे टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि VDRL से ही पता लग जाता है कि उसको सिफिलिस है, और ये कम ट्रीटमेंट, कम इन्वेस्टिगेशन में ही हो जाता है, कम इन्वेस्टमेंट में ही। CBPSR अपन इसलिए कराते हैं क्योंकि अब उसका पेशेंट का अगर पॉजिटिव आया तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें हायर एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सिफिलिस हो या गोनोरिया हो। गोनोरिया को सुजाक नामक बीमारी के नाम से जानते हैं और सिफिलिस को उपदंस कहते हैं। तो अपन सभी टेस्ट को शिवराम कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दें। तो VDRL पहला टेस्ट है, VDRL, विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। दूसरा टेस्ट है RPR, रैपिड प्लाज्मा रेजिंग टेस्ट। तीसरा टेस्ट है रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट, RIT कहलाता है ये, रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक। और नेक्स्ट टेस्ट है EIA, एंजाइम्स इम्यूनो एसे टेस्ट, एंजाइम्स इम्यूनो एसे टेस्ट। ये सभी टेस्ट में जो TPPA है, लास्ट टेस्ट, ट्रेपेनोमा पैलिडियम पार्टिकल्स एग्लूटिनेशन, ट्रेपेनोमा पैलिडियम पार्टिकल्स एग्लूटिनेशन एसे, ASSAY। इसमें टेस्ट की जगह ऐसे का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे का मतलब होता है कि विस्तार से बताएं, जैसे अपन अनसीन पैसेज या ऐसे निबंध टाइप का रहता है। कई रिपोर्ट आपने देखे होंगे कि उसमें आधा पेज भरा रहता है, वही ऐसे रहता है जिसमें कमेंट्स लिखे रहते हैं पैथोलॉजिस्ट के, और वो कमेंट्स करके ये बताते हैं कि ये टेस्ट किस समय कितना घातक होगा और किस समय कितना नॉर्मल होगा, तो वो ऐसे टेस्ट कहलाता है। तो ये टेस्ट, अब CBPSR के बारे में हम बता रहे थे। CBPSR हर टेस्ट में इसलिए कराते हैं क्योंकि अब अगर पॉजिटिव आया है इसका VDRL तो उसको हायर एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी। ऐसे में अगर हीमोग्लोबिन उसका कम है तो एंटीबायोटिक की डोजेस जो है वो अपन को कम रख के फिर ट्रीटमेंट की शुरुआत करना पड़ेगा, इसलिए CBPSR कराते हैं। साथ ही साथ WBC और RBC के जो कमेंट्स रहते हैं, इसमें WBC की मात्रा कितनी है वो देखते हैं, ताकि ये अपन पता कर लें कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं। जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 4 से 11,000 रहती है, और ऐसे में अगर उसके नॉर्मल रेंज से ज्यादा आते हैं या बाउंड्री लाइन पे 10,000 WBC आते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसको VDRL टेस्ट पॉजिटिव है, तो इन्फेक्शन बॉडी में है। इसके अलावा ESR, एरिथ्रोसाइडिन सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें उसकी लंग्स की पोजीशन पता लग जाती है कि लंग्स में जो हवा का दबाव है वो कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण दुबला पतला हो रहा है। तो ये ट्रीटमेंट, ये टेस्ट कराते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट एडल्ट में। गोनोरिया वाले वयस्कों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। सिफिलिस का भी इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, और सुजाक के परीक्षण और उपचार के दौरान पेशेंट को दूसरे पेशेंट से दूर रखा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ बेबीज में जो पीड़ित माताओं से पैदा हुए बच्चे हैं उनका एंटीबायोटिक दवाओं से और सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव दवाओं से उपचार किया जाता है।
यहाँ एंटीबायोटिक कोई ऐसी फिक्स नहीं रहती। अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं तो जो घाव बना हुआ है उसका, और उसमें से जो पस वगैरह निकल रहा है या सीक्रेशन निकल रहा है, उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। कल्चर में अपन को ये पता लगता है कि जो कॉलोनी बनी है ट्रिपिनोमा पैलिडियम की, तो उसमें नंबर ऑफ वायरस की मात्रा कितनी ज्यादा है और कौन सा कीटाणु। जब पता लग जाता है कि ट्रिपिनोमा पैलिडियम है तो फिर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। उसमें जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक्स रहती हैं उसका सिलेक्शन उसके कल्चर सेंसिटिविटी के ऊपर करते हैं। क्योंकि अपन सिंपल जो दवाइयाँ हम बता दें कि सिप्लॉक्स दे दीजिए, नॉफ्लॉक्स दे दीजिए या पोटेशियम क्लेविनेट दे दीजिए, तो वो उससे बात नहीं बनेगी। उसका कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट करा के और टारगेट पे ही दिया जाता है, क्योंकि ये बीमारी के कीटाणु इतने घातक होते हैं कि ये सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होंगे। पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में फीवर के लिए पैरासिटामोल एलर्जिक दी जा सकती है, परंतु चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक इज डिपेंड अपॉन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट, इसलिए इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। अलबत्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर दिया है कि अगर इस तरह की पोजीशन आती है तो ऑरममेट इसकी सबसे अच्छी दवाई रहती है, जो कि सेकेंडरी सिफिलिस के लिए यूज की जाती है। और इसमें ऑरममेट में क्योंकि ऑरम का मतलब गोल्ड और कॉपर का मिक्स जो बनता है, तो उसके दाने जो है वो कॉपर कलर के रहते हैं अगर, तब ये ऑरममेट का उपयोग किया जाता है। मेट मतलब मेटेलिकम, मेटेलिकम मतलब धातु। तो ऑरममेट में कार्पा कॉपर और गोल्ड का मिक्स जो कलर आता है तो वो उसका उपयोग किया जाता है। और ये 30 और 200 पोटेंसी में तब दे सकते हैं जब दाने के कलर जो सिफिलिस का कंफर्मेटिव टेस्ट के बाद दानों का कलर कॉपर शेप का आता है, तो उसको 30 पोटेंसी से शुरुआत करते हैं। चार गोली 4 बार कम से कम 1 हफ्ता दे के देखते हैं कि दानों में क्या परिवर्तन आया। और दूसरी दवाई है इसकी कार्बोवेज, जो उच्च किनारों वाले सिफिलिटिक अल्सर के लिए उपयोगी होती है, जिसमें दाने के साथ साथ अल्सरेटिव ब्रीच यानी स्किन के नीचे तक घाव हो जाते हैं, जो स्थानीय उपचार से ऐसे पेशेंट जो है वो कई उपचार कराने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं और मार्जिन के लिए उपयोग आती है। इसमें रेड तेज घाव वाले जो मार्जिन्स रहती है, इनको छीने से बहुत ज्यादा पेशेंट को दर्द होता है और ऐसे पेशेंट पतला तीखा आक्रमण उसका घाव पे जो है वो पोंछने पे या कुछ करने पे दर्दनाक होते हैं और आसानी से खून बहने लगता है पेशेंट के घावों से। तब ऐसी स्थिति में कार्बोवेज की मात्रा दी जाती है 30 और 200 पोटेंसी में। ये भी 4 बार देके और 1 हफ्ता देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियोजोट। ये तृतीय या तीसरे प्रकार के सिफिलिस के लिए दिया जाता है, जिसमें हड्डियों में गंभीर दर्द रात में बढ़ जाता है, खोपड़ी की पीड़ा के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे पेशेंट को तब क्रियोजोट 30 और 200 पोटेंसी में देके उसको ठीक किया जा सकता है। और भी इसकी बहुत सारी मेडिसिन दी हैं होम्योपैथी में, परंतु कॉमन रूप से यही है। इसके बाद अगर ये जैसे पस वगैरह ज्यादा आता तो हीपर सल्फ दिया जाता है, और पेशेंट को उस दौरान बहुत ठंडक लगती है तो रोडेंड्रॉन दिया जाता है। तो अगर जिसके पास नहीं हो तो वो सिद्धांत अलंकार की मेडिसिन खरीद मटेरियल में और ये मेडिसिन की बुक है होम्योपैथी मेडिसिन की, जिसको मटेरिया मेडिका कहते हैं, और उसपे इसकी और गंभीर चीजों को देख सकता है। अब इससे बचाव का उपाय अपन बता देते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, परंतु पहले अपन प्रिवेंशन बताते हैं कि प्रिवेंशन या इस रोग से कैसे बचा जा सकता है।
अगर सेक्स करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करें और पेशेंट के सेक्स पार्ट को देख लें कि किसी प्रकार के कोई घाव या हेल्दी वेजाइना या हेल्दी पेनिस रहना चाहिए। कोशिश करें कि इस तरह के सेक्स से बचे रहें और अपनी पत्नी के साथ ही जो है वो संपर्क बनाएं और किसी दूसरे के साथ नहीं, पत्नी भी अपने पति के साथ ही संपर्क बनाएं। दूसरा, गुदा मैथुन, मुख मैथुन, योनि मैथुन सहित किसी भी प्रकार के यौन संपर्क के दौरान कंडोम का उपयोग करें। जो कंडोम आता है प्रिवेंशन के लिए, उसमें एनल सेक्स हो या ओरल सेक्स हो, ये सभी में कंडोम का इस्तेमाल जरूरी है। सेक्स पार्टनर की संख्या सीमित हो और हो सके तो एकांगी संबंध ही रखें, जिससे इसका जोखिम कम हो जाता है। सेक्स करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका जो सेक्स पार्टनर है वो किसी यौन संचारित संक्रमणों से पीड़ित तो नहीं है। जांच कराएं और सेक्स पार्टनर के साथ उस परिणाम को साझा भी करें। कई लोग जो है वो सिफिलिस, गोनोरिया वाली बीमारी जो वो एड्स वगैरह है तो वो उसको छुपा लेते हैं और लगातार इस प्रकार के कुकर्म में शामिल रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध न बनाएं जिससे यौन संचारित अपने साथी के साथ यौन संचारित संक्रमण के लक्षण जैसे पेशाब के दौरान जलन होना, जननांगों में दाने या घाव होना, ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संपर्क ना करें और अनहेल्दी दिख जाता है ऐसा पेशेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, देखने से ही पता लग जाता है कि इस प्रकार का जो है वो रोगी है, तो फिर उसके साथ संपर्क न करें। नियमित गोनोरिया स्क्रीनिंग पर विचार करें। 25 वर्ष से कम उम्र के यौन संक्रमित महिलाओं और संक्रमण के दौरान बढ़ते जोखिम वाली वृद्ध महिलाओं के लिए वार्षिक जांच जरूरी हो जाती है। तो वो वार्षिक जांच में जब वो एनुअल एक्सपेरिमेंट या एनुअल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, इसमें फीमेल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले जोखिम की जब जांच करवाने हॉस्पिटल जाती है, उसी समय गोनोरिया सिफिलिस की भी जांच करवा लेना चाहिए ताकि अपन पता लगा सके कि किसी प्रकार के कोई संक्रमण से पीड़ित तो नहीं है। ठीक है, ये सब संपर्क हैं। और नाई वाला, ब्लड वाला और जो टोटे वाला है, ये बिल्कुल सिंपल है। नाई के पास कोशिश करें कि वहां ना जाके अपन स्वयं ही अपना शेविंग बॉक्स रखें और अपने हेयर्स वगैरह रिमूव करें। ब्लड डोनेशन के समय सर्टिफिकेट पूछ देख लें कि भाई उसमें VDRL टेस्ट नेगेटिव है कि नहीं उसका। और टैटू मार्क बनवाते समय जो है वो दूसरी पिन का उपयोग करें। पेशेंट उसका जो एक्स वो रहता है उसको बनाने वाला उससे संपर्क करें। सोनी अगर वो नाक कान छेदते हैं तो उनसे देखें। कोशिश करें कि चांदी के तार से छेद के और तिनका लगा दें नीम का। तो बाकी वो भी जांच कर लेते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट से ना छेदें। ये सब सुविधाएं या जांच के लिए प्रिवेंशन है। अब जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, पर एक साथ ना पूछें, धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति पूछे, हम सबके आंसर देंगे। सर जैसे ये सिफिलिस किसी का मान लो पॉजिटिव आ गया सर, तो उसमें सर ये टेस्ट कराया भी क्या नाम के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव टैबलेट्स दवाई कैसे देंगे सर? हाँ, ये जब अपन को VDRL टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तब उसके जननांगों को देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का घाव वगैरह तो नहीं है। अगर कोई घाव, फुंसी वगैरह है तो उसको स्लाइड पे रख के और पस या सीक्रेशन को स्लाइड पे रख के उसकी कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। तब तक उसको तो रिपोर्ट जो है वो तीसरे दिन आती है। जैसे सोमवार को आपने कल्चर सेंसिटिविटी की दी है तो बुधवार को आएगी। तब तक 2 दिन उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते जाते हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल अगर फीवर है तो पेन किलर जो देते हैं उसको, ब्रूफिन या नाइस वगैरह, और 2 दिन तक उस पे रख के प्लेसिबो देते हैं, नॉर्मल मेडिसिन। विटामिन की जो आप उसमें कमी देखते हैं कि इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है, C दिया सकता है, तो साइकोलॉजिकल उसको देते हैं कि भाई 2 दिन ये दवा खाओ, फिर तीसरे दिन से हम चेंज करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। रिपोर्ट नहीं सर, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मेडिसिन ये इसके बारे में बताइए सर, एंटीबायोटिक। हाँ, तो वो
एंटीबायोटिक उसकी वो आ रही है ना पूरी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में पूरा लिखा रहेगा जो ग्राम पॉजिटिव आते हैं, ग्राम पॉजिटिव वो जो हायर एंटीबायोटिक्स रहते हैं उसमें जेंटामाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, तो ये लिस्ट आती है उसमें पूरी हायर से लेके लोअर तक। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहलाती है। ये ब्लड उस व्यक्ति के ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। बाकी इसके ऊपर हमने एक बार चर्चा की थे। अभी जब अपन मेडिसिन के उसमें आएंगे तब हम ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में भी डिटेल बता देंगे करणवीर, है ना? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट सर मैं बोल रहा था सर ये बीमारी का पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है? अंशुमान रिपीट बोले। सर मैं बोल रहा था कि आपने बताया कि सर आँख में लक्षण आते हैं सिफिलिस के, तो आँख छोटी बड़ी हो जाती है, मतलब ये क्या सच में आँख छोटी बड़ी होती है सर? हम ये बात समझ नहीं पा रहे सच में, मतलब हम जितनी बात बता रहे हैं वो सच नहीं है। जो सर मतलब आँख मतलब छोटी हो जाती है ये जो कोर्स चल रहा है हाँ, उसके बाद अगर मान लो ट्रीटमेंट चलेगा तो फिर से बड़ी हो जाती है। आंखों में कई प्रकार की तकलीफें होती हैं, जैसे कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद दिखने लगता है पेशेंट। इसमें जो है वो सच झूठ का कोई वो नहीं है, और इसके लक्षणों के अंतर्गत आया है इस प्रकार की। अगर सर मैं पूछ रहा था सर, पेशेंट आते हैं हो सकता कि वो आँख छोटी हो गई सर, हमारी आँख बड़ी हो गई सर हमारी, मतलब ये कुछ सच में होता है सर कि नहीं होता, ये पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल। सिम्टम्स और जो भी अपन बताते हैं, ग्रंथ रखे रहते हैं, पुस्तक रहती हैं, वो सब बहुत रिसर्च के बाद जो है वो बनती हैं बुक्स वगैरह, और कई पेशेंट देखने के बाद बनती, तो बिल्कुल इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, आप उस पर डाउट मत कीजिए। नेक्स्ट सर ये बीमारी पूर्ण रूप से इलाज के दौरान ठीक हो सकती है क्या? पैसे ऐसे खाने के लिए वे लोग प्रेशर बनाते हैं। हाँ, सिफिलिस है या ये जो है गोनोरिया है, कैंक्रोइड है, ये ठीक हो जाती है, मगर इनमें इम्यून पावर का ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा अपन ने प्रिवेंशन बताया कि इस प्रकार के सेक्स संबंध में ना पड़े। एसटीडी ठीक हो जाती है एड्स को छोड़ के। एड्स भी जो है वो अब कंट्रोल होने लगा, ठीक नहीं, कंट्रोल होता है और लाइफ उसकी बढ़ जाती है। जैसे पहले एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट जो है 4-5 साल के अंदर दुनिया छोड़ देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, उनका लाइफ स्पॉन बढ़ा दिया गया है, और दवाइयों के थ्रू, प्रिवेंशन के थ्रू वो अब उससे डबल लाइफ यानी 10-12 साल तक सरवाइव करते हैं। ऐसा नहीं है, सिफिलिस ठीक हो जाती है। सिफिलिस के विषय में हम बताएं कि ये बीमारी आदरणीय अपने प्रधानमंत्री नेहरू जी को थी, ये सिफिलिस की बीमारी, और कई दिनों तक उनको बीमारी रही, सालों साल, और उनका चलते रहा। इसी कारण जिन लोगों ने उनकी पुरानी फोटो देखे होंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे, 40-50 की उम्र के बाद बहुत दुबले हो गए थे। उसका कारण ही ये था कि सिफिलिस से पीड़ित थे वो, और उसका इलाज भी चल रहा था। उस टाइम इतने इलाज नहीं होते थे, तो उसके बाद जो है वो ठीक हो गए थे। फिर बाद में उम्र ज्यादा होने के कारण बीमारी की अवस्था रही, और उसी से फिर उनकी डेथ भी हो गई सिफिलिस, और वो लगातार लंबे समय तक 12 साल तक खींचा है। रीना बताओ। हाँ, ज्यादा घबराहट, चक्कर, कमजोरी तो सर ये प्रोस्टेट के क्या लक्षण है? पहले वाली जो पिक्चर प्रोस्टेट सर, और सांस नहीं उठे, सांस का भी जांच करवा। तो प्रोस्टेट तो अभी ये चैप्टर चल ही नहीं रहा है, ये तो सिफिलिस चल रहा है ना, जो सब्जेक्टिव है उस पे आप चर्चा कर लें। अच्छा। रीना पूछे। इंजेक्शन लगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं बोल रहा था सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी विटामिन की। सर ये जैसे कि उपटन से अगर कुछ दिन तक रहे तो वो टेस्ट के दौरान ही मालूम पड़ेगा ना? हाँ, टेस्ट के दौरान ही मालूम पड़ेगा। जी सर, ओके। हाँ, अंशुमान, या फिर जैसे मान लो ट्रीटमेंट से अगर मान लो नॉर्मल ट्रीटमेंट से अगर ठीक हो जाते हैं तो वो नहीं है सिफिलिस? नहीं,
सिफिलिस रहता है परंतु ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है ना। ये किसने कहा कि ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा? ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। हेलो सर, नहीं जैसे मान लो 2-3 दिन की मतलब ट्रीटमेंट में अगर जैसे मान लो थोड़ा सा ओपन से रहे और ठीक हो जाता है तो वो सिफिलिस नहीं है, ऐसा कुछ? क्यों नहीं है? मलेरिया जैसे है, किसी को पॉजिटिव आया है और उसका इलाज ठीक हो जाएगा वो मरीज फिर से, की तो क्या वो मलेरिया नहीं था? ऐसी सिफिलिस भी है, ठीक हो जाता है पर डायथिसिस बनी रहती है उसकी। डायथिसिस का मतलब कीटाणु शरीर में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसके इलाज पॉसिबल है। तभी करते हैं जब इम्यून पॉसिबल है। सिफिलिस और गोनोरिया के 1-1 साल पे जो है जांच करानी चाहिए सर। इसमें जांच अगर मान लो कोई सेक्स संबंध में इन्वॉल्व है, जिसको होगा उसके लिए ना सब लोग थोड़े कराएंगे। तो ऐसा लगता है कि नहीं वो अगर डाउटफुल है तो वो करवा सकता है। हाँ पूछो। जी सर लेते जाओ। मैडम वैक्सीन जो है तो कंटिन्यू कितने वर्ष चलती है सर? हाँ बोलो रीना। सर इसमें टेस्ट सेंसिटिविटी इसमें आपने बताया कि हम उसके काउंट देखेंगे कि कितना है, फिर उस हिसाब से। सर इसको एक बार फिर से। कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट की बात कर रही है रीना। कल्चर का मतलब होता है कि जो कल्चर करते हैं तो उसमें अलग अलग डाइल्यूशन डालते हैं। तो वो कल्चर में ये जैसे यूटीआई के केस में सबसे ज्यादा कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो इसमें ई कोलाई और क्लेब्सियला वगैरह निकलते हैं। इसमें ट्रेपेनोमा पैलेडियम का वेरुलेंस देखा जाता है कि कितने ज्यादा कीटाणु उसके शरीर में है। और फिर सेंसिटिविटी आती है कि ये कीटाणु इन एंटीबायोटिक से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसी लिखी रहती है मेडिसिन, उनके एंटीबायोटिक रहती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, पोटेशियम क्लेविनेट, ये सब लिखी रहती है 1, 2, 3, 4। तो उसमें फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली ये मेडिसिन उसको देके और उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और बीच में एंटीबायोटिक 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बंद भी कर देते हैं उसको, ताकि उसका इफेक्ट करे, फिर सिम्टम और बाकी देख के फिर शुरू करते हैं। तो ऐसे बीच बीच में बंद चालू करते हैं। जो एंटीबायोटिक आई है जैसे पहले नंबर की आपने दे दी है उसको, और वो 10 दिन के बाद अगर ऐसा लगता है कि उसको आराम नहीं हुआ तो जो सेंसिटिविटी टेस्ट की दूसरी मेडिसिन है वो देते हैं। फिर वो 10 दिन के बाद अगर आराम हो जाता है तो इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव वो सेकंड नंबर वाली से है, ठीक है ना। तो वो ऐसा देके और उसको ठीक किया जा सकता है। सर सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन को बेस्ट मेडिसिन माना गया है ना? हाँ वही पेनिसिलिन है, एम्पेसिलिन है, ये मेडिसिन देते हैं परंतु वो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है ना एंटीबायोटिक के। इसी कारण अपन उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कराने के बाद ही सिलेक्शन करते हैं। हाँ रैकवार जी क्या पूछ रहे हैं, फिर इसके बाद अपन बंद करेंगे। सर ये इंद्रपाल क्या होता है सर? हाँ जी सर, जब सर वो क्या ठीक से आवाज सर सेक्स के बाद इंद्रपाल जी, हाँ सेक्स के बाद कमजोरी क्यों आती है? सेक्स के बाद बीमारी के विषय में पूछो, कमजोरी तो आती है। वीकनेस जो है वो इसलिए आती है क्योंकि अपनी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। सेक्स करना एक प्रकार का एनर्जी वेस्ट करना वाला पार्ट है और इसीलिए ज्यादातर सेक्स का इस्तेमाल जो है वो नाइट में किया जाता है, रात में, ताकि सेक्स के बाद जो है वो सो जाए आदमी तो उसको रेस्ट मिल जाए और मॉर्निंग में वो फिर से की फ्रेश हो जाए। पर जो लोग दिन में भी इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर उसके बाद उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है उनका शरीर, उनका भोजन, कि वो सेक्स के बाद क्या खा रहे हैं। इसी कारण कुछ लोग जो है वो नॉन वेज और वाइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेनिस के स्टैंड होने में वाइन का बहुत रोल रहता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है
तभी जो है वो हार्डनेस ऑफ द पेनिस आती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका पेनिस जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं हो पाता, तो इसलिए वो वाइन का या दूसरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सर ये इंतपद क्या होता है? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है श्रीवास्तव जी? सर इंतपद क्या होता है सर? ये इंतपद सर ये तृतीयक उपदंश में है। अच्छा, वो इंतपद जी। अरे वो ऐसे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं हिंदी में जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो जाती है। यस सर, मिस है वो, मिस है सर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसी वजह से होता है। प्रवीण प्रताप क्या पूछ रहे हैं? सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसी की वजह से होता है, सिफिलिस के कारण। हाँ, उसमें सेक्स की बहुत सारी फिर बीमारियां भी आ जाती हैं सिफिलिस और गोनोरिया के कारण। ठीक है ना, अभी एसटीडी की बीमारी खत्म नहीं हुई है, ये सिफिलिस जरूर कंप्लीट हो गया है, परंतु उसके बाद जो गोनोरिया आएगा फिर एड्स आएगा, उसमें और अपन डिस्कस कर लेंगे। और अब आज शुक्रवार है, अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे के दिन हो। ठीक है, ओके, गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, गुड डे।